Hi everyone, and today I'll discuss the fourth problem of today's lead code contest. And I personally felt like fourth question was even easier than the third problem. Okay, so let's discuss the fourth problem. And problem में given क्या है कि तुम्हें एक array given होगा और इ- इ- इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। array given होगा और तुम्हें उस array का सारे सवारे निकालना है। नहीं, बेसिकली निकालना नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस नंबर करके कुछ एक करके डिफाइन किया है। तो इम्बैलेंस नंबर क्या कहता है कि अगर तुम्हें एक सीक्वेंस गिवन है, लेट सपोज तुम्हें एक सीक्वेंस गिवन है 3 and 1, तो इस सीक्वेंस का कितना इम्बैलेंस नंबर होगा। और तुम ऐसे कह सकते हो कि ये एक सवार है, ये एक आरे गिवन है और ये सवारे गिवन है, तो इसको कंसिडर ऐसे करोगे एक सवारे गिवन है, तो इसका इम्बैलेंस नंबर कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉर्ट कर दो, 1 and 3। और 0 to लेके n जो होगा इसका ये जो आरे होगा इसका साइज है। 0 to लेके n-1 तक जाना है और हम लोग को चेक करना है कि ऐसे कितने इंडेक्स होंगे जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये पहले था ARR और ये है SARR, सॉर्टेड आर। और हम लोग ऐसे जाएंगे जीरो जीरो, अगर यहाँ पे हम लोग जीरो इंडेक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, i+1 का वैल्यू लेंगे। लेट सपोज i=0 और यहाँ पे SARR ऑफ i+1 जो कि है 3 एंड यहाँ पे SARR ऑफ i जो कि है यहाँ पे 1, तो 3 - 1 जो कि है 2 एंड 2, 3 - 1 इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे ये इंडेक्स हो गया। और यहाँ पे बाकी यहाँ पे और कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे i+1 तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, मतलब कि चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ही ऐसा इंडेक्स मिला। तो जितने भी इंडेक्स होंगे ना, तो एक जो आरे गिवन होगा उसमें जैसे जितना ऐसे इंडेक्स मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा उस आरे का इम्बैलेंस नंबर। बेसिकली इम्बैलेंस नंबर का डिफिनेशन यहाँ ये है। और तुम्हें एक आरे गिवन होगा और उस आरे का तुम्हें सारे सवारे, जितने भी सवारे पॉसिबल है उस आरे का, तो उन सारे सवारे का इम्बैलेंस नंबर फाइंड करना है। और इम्बैलेंस नंबर नंबर फाइंड करना है और उन नंबर्स का तुम सम करके उसको रिटर्न करना है। बेसिकली करना यहाँ पे ये है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एंड अभी सॉल्यूशन को मूव करते हैं। और सॉल्यूशन को मूव करने से पहले हम लोग थोड़ा कांस्टेंट चेक कर लेते हैं। लाइक जो भी मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये है कि जिस भी मतलब तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो तो पहले तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाओ। फिर सेकंड थिंग जो होगा वो तुम कांस्टेंट देखना। कांस्टेंट देखने के बाद ही तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये तीन चीज मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम को तुम अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो तीन चीज पहले दिमाग में रखना है कि पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, दूसरा कॉन्स्टेंट देखना है, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही तुम मतलब कि तुम प्रॉब्लम को मूव करो। कुछ मतलब दिमाग में आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट को देखेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ है। तो ये देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई मैं कुछ एन स्क्वायर का कुछ तो कर सकता हूँ। मैं मतलब कि ऐसे एन स्क्वायर तो कुछ कर सकता हूँ। और सवारे, अगर तुम किसी आरे का सारे सवारे निकाल रहे हो तो वो कैसे निकालोगे, एन स्क्वायर से ही निकाल लूंगा ना भाई। किसी एक आरे का सारे सवारे निकालना है तो अगर एन स्क्वायर से तो इजीली मैं निकाल सकता हूँ। अगर लेट सपोज एक आरे गिवन होगा, A1, A2, A3, A4, A5। तो इसका मैं अगर सारे सवारे निकालना चाहूंगा तो फिर क्या हो सकता है। पहले मैं देखूंगा ये A1 खुद एक हो जाएगा एलिमेंट, फिर A1 A2 होगा, फिर A1 A2 A3, फिर A1 A2 A3 A4, फिर ये वाला हो जाएगा। ये ऐसे हो गया, इसमें कितना मिलेगा, 5 मिल गया। तो इसको मैं एक बार ट्रैवर्स करके निकाल सकूंगा। फिर मैं इस एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स करूंगा, ये एक एलिमेंट खुद हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये तीनों ऐसे तीन, फिर यहाँ पे ये चार। A2 के लिए निकाल लिया मैंने। A2 के लिए कितना हुआ, 1 और 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे 5 आ गया, 4 आ गया। और फिर हम लोग A2 के लिए कर लिए थे ना, अभी A3 के लिए करेंगे। ये खुद हो जाएगा एक, फिर A4 यहाँ पे होगा, फिर A5 यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम लोग एन स्क्वायर जो भी लाइक एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग सारे सवारे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ठीक है, हम लोग अगर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से सारे सवारे निकाल सकते हैं तो
ठीक है भाई, बढ़िया है। अभी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी आरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो इसका इम्बैलेंस नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ये तो मतलब कि मैंने बता दिया कि कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे उसी आरे को लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दो तीन इसका जो केस है उसको बता दूंगा, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा। A2, A3, A5, A6। पहले तो एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेने से कुछ नहीं होगा, मतलब कि तो हम लोग तो पेयर चाहिए ना, लाइक ऐसे इस तरीके से होने के लिए तो पेयर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, i+1 i, तो दो नंबर होना चाहिए, ठीक है। पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर हम लोग आएंगे ये दो एलिमेंट। जब मैं इस इंडेक्स पे हूँगा ना, लेट सपोज मेरा करंट जो आई वैल्यू है वो यहाँ पे है, और मैं क्या करूँगा, इस आई वैल्यू को यहाँ पे जाऊँगा। तो बेसिकली मैं सौ बार कैसे फाइंड करूँगा कि ये एलिमेंट मेरा इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होके कितना मैं मतलब कि मतलब कि अभी मैं जितना भी 100 बार फाइंड करूंगा ना, उसमें जितना भी 100 बार मैं अभी निकालूंगा ना, उसमें ये ए टू एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ। फिर उसके लिए क्या होगा, ए टू एक खुद एक एलिमेंट होगा, और अगर वो सिंगल एलिमेंट है, अगर तुम्हें एक सिंगल एलिमेंट का इम्बालेंस नंबर निकालने के लिए दिया गया है, तो उसका तो इम्बालेंस नंबर जीरो ही होगा। कोई और एलिमेंट है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो करेंगे क्या। तो ठीक है, जीरो होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग यहाँ पे A2 और A1 दोनों ही लेंगे। अभी मेरे पास A2 और A1 दोनों लेंगे, A2 और A1, यहाँ पे A2 A1। अभी इसको सॉर्ट कर देंगे, लेट सपोज ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर नहीं होगा तो इन दोनों एलिमेंट को तुम सॉर्ट कर देना। सॉर्ट कर देने के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में ही कंपेयर करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 होता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, मेरा करंट जो वैल्यू होगा वो, नहीं करंट वैल्यू, मतलब कि आंसर में +1 कर सकता हूँ ना। बेसिकली जब मैं ये 100 बार के लिए देख रहा हूँ ना, तो फिर मैं आंसर में से 1 तो कर ही सकता हूँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मैं ये थर्ड एलिमेंट को आऊँगा। थर्ड एलिमेंट को जब आऊँगा, मैं ये फिक्स कर लिया हूँ कि भाई थर्ड एलिमेंट को मुझे इंक्लूड करना ही करना है। तो थर्ड एलिमेंट को अगर इंक्लूड करके मेरा सवाल क्या क्या हो सकता है, मतलब कि थर्ड एलिमेंट जो होगा ना, वो मेरा स्टार्टिंग से ही तुम इसको कंसिडर करो। तो फिर ये A3 होगा, और A2 A3 होगा, और यहाँ पे A1 A2 A3 होगा। तो फिर हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि A3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। A3 के लिए आंसर जीरो हो जाएगा, और A2 A3 के लिए आंसर निकालेंगे, और A1 A2 A3 के लिए आंसर निकालेंगे। तो इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट सपोज यू कंसिडर 2 1 3 4 5। सो अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 पे हूँ, तो अभी मैं 1 और 2 के लिए देख रहा हूँ। तो 1 और 2 के लिए डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा, तो 2 के लिए तो इम्बैलेंस नंबर जीरो ही आएगा। और 1 और 2 जब मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा, तब उसके लिए क्या होगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। अब मैं 3 पे आऊँगा। 3 पे जब आऊँगा ना, तब मैं क्या करूँगा, अभी मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब कि मैं इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा ना इसका, तो मैंने यहाँ पे कर क्या किया है कि Z0 लेके N तक जा रहा हूँ। फिर जिसमें पर्टिकुलर J पे हूँ ना, तो वहां से लेके मैं ऐसे पीछे आ रहा हूँ। पीछे आने का रीज़न ये है कि मैं जो वो J तक जो होगा ना, J तक अगर हम लोग 0 लेके J तक एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, और उस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद हम लोग को जितना 100 बार आएगा, उसके लिए मैं आंसर निकाल रहा हूँ। बेसिकली I2 लेके J तक। एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 आ गया, 3 के लिए मैंने आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन, लाइक 3 के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मैं 3 और 1 के लिए देखूंगा। मैं 3 और 1 के लिए क्या होगा, मैं ऐसे अगर मैं 3 और 1 के लिए देख रहा हूँ ना, तो फिर मैं 1 और 3 को ऐसे सॉर्ट कर दूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा भाई यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो क्या है, कि ग्रेटर देन 1 है, तो फिर यस यहाँ पे ये एलिमेंट जो होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एक इम्बैलेंस नंबर फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो 100 बार होगा, यहाँ पे हम लोग का इम्बैलेंस नंबर का वैल्यू 1 होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, 2, और फिर मैं और पीछे जाऊंगा। इन दोनों एलिमेंट को इंक्लूड कर चुका था मेरे,
और फिर मैंने 2 पे इंक्लूड करूंगा, तो फिर मेरा फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 213 हो जाएगा। अब मैं 213 में कैसे आंसर को इंक्लूड करूंगा, मतलब ये आंसर फाइंड करूंगा कि इसमें कितना मेरा हो सकता है, कि इम्बैलेंस नंबर कितना हो सकता है। तो अब तुम्हें इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें कुछ मतलब ऑर्डर ऑफ वन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एन स्क्वायर यूज कर रहा हूँ सौ को फाइंड करने के लिए। अभी अगर फिर मैं इम्बैलेंस नंबर को फाइंड करने के लिए अगर कुछ फिर मैं ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग एन तो यूज कर सकते हो, एन स्क्वायर लॉग एन हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ वन और लॉग एन का कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर तुम इसको अगर सोचोगे कि भाई मैं इसका अगर इम्बैलेंस निकालना चाहूंगा ना, तो फिर मैं अगर इसका इम्बैलेंस नंबर अगर ऑर्डर ऑफ एन में निकालूंगा ना, तो फिर टी लिया जाएगा। तो इसको इसके लिए हम लोग कुछ यूज करेंगे कि पहले हम लोग के पास था क्या, वन और थ्री था, और वन और थ्री के लिए क्या था, वन और थ्री था। तो वन और थ्री जो था, हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो था वो ग्रेटर देन वन था, तो इसलिए इम्बैलेंस नंबर वन आ गया। अब हम लोग के पास ये टू आ गया, भाई अभी टू एंटर किया तो ये टू हो गया, मतलब ये टू टू वन थ्री को तुम शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट कर देने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। और अभी क्या हुआ कि टू आ गया, टू आने के बाद मेरा जो रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे वन और थ्री के बीच में तो ग्रेटर देन टू था, मतलब डिफरेंस। अब ये टू आ गया, तो फिर अभी मेरा ये जो, मैं ऐसे वन और थ्री को तो ऐसे कंसिडर नहीं कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। अगर जो भी मैं देखूंगा वन और टू के लिए देखूंगा, नहीं तो टू और थ्री के लिए देखूंगा। वन और थ्री तो भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आई होगा तो ये आई प्लस टू हो रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि आई प्लस वन और आई के बीच में ही देखना है। तो इसलिए मैं वन और थ्री को कंसिडर नहीं करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि भाई मेरे पास करंट में कुछ आंसर होगा। करंट आंसर, लेट सपोज करंट आंसर जो है मेरा वन है, ओके। तो मैं देखूंगा कि भाई ये जो टू एंटर हुआ ना, तो इसके पीछे वाला जो एलिमेंट है और इसके आगे वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों बीच का अगर डिफरेंस ग्रेटर देन वन है, तो फिर मैं करेंट आंसर को -1 कर दूंगा, क्योंकि टू एंटर करने के बाद इन दोनों के बीच का आंसर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इन दोनों अगर ये दो, अगर एलिमेंट, इंडेक्स के एलिमेंट अगर फॉर्म कर रहे हैं कि इम्बैलेंस नंबर, लाइक इम्बैलेंस इंडेक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक वैलिड इंडेक्स नहीं है, ये आई हो रहा है और ये आई प्लस टू हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको माइनस कर दिया। अब मैं देखूंगा ये टू एंटर होने के बाद अभी टू का ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, अब मैं इन दोनों का ही चेक करूंगा कि वन और टू एक जो इम्बैलेंस, और यहाँ पे वन जो है इम्बैलेंस इंडेक्स, मतलब ये हो सकता है क्या। और फिर ये वाला पोर्शन पे देखूंगा कि टू जो है इम्बैलेंस इंडेक्स हो सकता है क्या। अगर होगा, अगर इन दोनों के केस में अगर होता है, तो फिर मैं करंट में आंसर में +1 कर दूंगा। और अगर यहाँ पे टू और थ्री के बीच में देखूंगा मैं, अगर टू होता है तो फिर मैं इसमें +1 कर दूंगा, और नहीं होता है तो नहीं, मतलब ये सही रहने दो, +1 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो वन और टू का जो भी डिफरेंस है वो वन है, ग्रेटर देन वन नहीं है, तो फिर करंट को +1 नहीं कर पाऊंगा। और टू और थ्री का बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन वन नहीं है, तो फिर मैं +1 नहीं कर पाऊंगा। बस यहाँ पे सिर्फ आंसर को -1 ही होगा। और तुम ऐसे देखो ना कि भाई ये वन टू थ्री में मैं कुछ भी इम्बैलेंस इंडेक्स फाइंड कर सकता हूँ क्या। ये हो गया, मैं अभी इसको कांस्टेंट टाइम या फिर लॉग एन टाइम, मैंने इसको यूज करने के लिए मैप यूज किया है, बट ये जो हैश अरे हैश वेक्टर यूज करके तुम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ वन में रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे एन स्क्वायर लॉग ऑफ एन सोल्यूशन चल गया, 10⁻7 सोल्यूशन था तो हो गया। नहीं तो फिर मैं उसको आर या फिर कुछ यूज कर लेता, या बट तुम इसको अगर तुम एन स्क्वायर में करना चाहते हो, तो फिर तुम यहाँ पे मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा जहाँ पे मैं मैप वगैरह यूज किया हूँ, तो तुम यहाँ पे हैश अरे और समथिंग वेक्टर यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अभी और एक केस देखते हैं। लेट सपोज ये एक, लेट सपोज वन और फाइव है, तो इन दोनों के बीच में ये तो इम्बैलेंस इंडेक्स, मतलब यहाँ पे वन तो जो है इम्बैलेंस इंडेक्स फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है क्या है, ग्रेटर देन टू है, ग्रेटर देन वन है। अभी अगर अभी अगर फोर इंसर्ट करूंगा, अभी अगर फोर आ गया, ऐसे ऐसे था, वन था, फाइव था, सॉरी, ऐसे देखो, ये एग्जांपल देखो, कंसिडर करो, मैं यहाँ पे फोर था, वन था, फाइव था। तो मैंने जब वन और फाइव के लिए चेक किया ना, भाई वन और फाइव के लिए तो इम्बैलेंस आंसर आ गया। जब भी मैं कुछ किसी सवारे के लिए आंसर निकाल रहा हूँ ना, तो एक फाइनल आंसर रखूंगा, तो उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा, फाइनली वो फाइनल आंसर को रिटर्न करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे 1 और 5 के लिए जो भी सॉल्यूशन था, इम्बैलेंस इंडेक्स बेसिकली एक ही था, तो इम्बैलेंस नंबर एक ही होगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग आंसर में 1 ऐड कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे फिर करूँगा क्या, मैं ये करूँगा, जब पहले मैंने ये 1 और 5 के लिए मैंने निकाला आंसर, फिर मैंने यहाँ पे 4 1 5 के लिए निकालूंगा, और ये जो 4 1 5 के लिए आंसर निकालूंगा ना मैं, तब मैं ये 1 और 5 का जो 1 और 5 के लिए जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया है उसको मैं यूज करूंगा, और उसको यूज करके मैं ये जो सवाल होगा बेसिकली 4 1 5, इसका आंसर निकालूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये होल सवारे को मुझे ट्रैवर्स करना नहीं पड़ेगा, जो कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेगा। तो मैं टीएलई से मतलब जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, जो एक्सेप्टेड सोल्यूशन होगा वो दे सकता है। तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, मैं पहले एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ, मतलब बता दिया हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 4 5 है, तो हम जब 4 इंसर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 1 5 के लिए निकालने के लिए जब जाएंगे तो उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, 1 4 5 होगा। और जब हम लोग यहाँ पे 4 इंसर्ट करेंगे ना, तो अभी होगा क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 1 और 5 अभी वैलिड इंडेक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि 1 अगर अगर इसको तुम जीरोथ इंडेक्स लोगे तो ये इंडेक्स हो जाएगा 2। बट हम लोग तो एडजेसेंट इंडेक्स चाहिए ना, तो हम लोग को ये 0 और 2 इंडेक्स तो अभी ले ही नहीं सकते। तो अगर ये दो इंडेक्स का एलिमेंट अगर वो इम्बैलेंस नंबर दे रहे होंगे, लाइक प्रीवियस केस में जो कि 1 और 5 के केस में दे रहे थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, करेंट आंसर में हम लोग को -1 करना पड़ेगा। करेंट आंसर क्या था, 1 और 5 के लिए आंसर था, करेंट आंसर जो था 1 था। तो अभी ये जो 1 और 5 कर रहे थे, तो फिर मैं क्या किया, अभी अभी 4 जब आया ना, तब मैं चेक किया कि 1 और 5 कर रहे हैं क्या, जो इम्बैलेंस इंडेक्स यहाँ पे 1 जो है इम्बैलेंस इंडेक्स हो रहा है क्या। हाँ हो रहा है, तो फिर मैं करेंट आंसर में -1 करूंगा। फिर अब मैं चेक करूंगा इन दोनों के लिए, पहले मैंने इन दोनों के लिए चेक कर लिया, ये दो के लिए चेक कर लिया, अब मैं ये इन दोनों के लिए चेक करूंगा। फिर मैं इन दोनों के लिए चेक करूंगा, अगर ये दो सेटिस्फाई होंगे तो फिर मैं करेंट आंसर में 1 ऐड करूंगा, और ये दो अगर सेटिस्फाई होंगे तो करेंट आंसर में मैं 1 ऐड करूंगा, और ये 1 और 4 जो है वो सेटिस्फाई हुए, तो करेंट आंसर जो मेरा था वो -1 हो गया था, अभी 0 हो गया था। तो अभी करेंट करेंट इंडेक्स में, करेंट आंसर में हम लोग 1 ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे फिर 4 और 5 के लिए चेक करेंगे, जो कि 5 - 4 जो है वो इक्वल टू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स में ऐड नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे 4 1 5 आएगा, फिर लेट सपोज यहाँ पे एक 4 आ गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 4 1 5 के लिए आंसर निकाल चुका हूँ। अब मैं ये इन तीनों को आंसर को यूज करके मैं इसके लिए आंसर निकालूंगा। कैसे यूज करूंगा भाई, देखो यहाँ पे 1 4 5 था, तो अभी यहाँ पे मैं 4 को इंसर्ट कर दूंगा, तो आंसर में कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है भाई, देखो मैं तो ऑलरेडी ये, अभी अभी अगर तुम देखोगे ना, मेरा पेयर जो होगा वो ये होगा, और 4 और 4 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का लाइक ये वाला इंडेक्स जो है ना, ये वाला इंडेक्स है ना जो 4 कंटेन हो रहा है, तो ये वाला इंडेक्स कभी इम्बैलेंस इंडेक्स होगा नहीं, क्योंकि 4 और 4 जो होगा वो माइंड डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। तो इसलिए, और 1 और 4 के लिए हम लोग देखेंगे, और 1 और 4 के लिए तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना, जब देखो 1 और 5 के लिए जब निकाल रहे थे, तब मैं 1 और 4 के लिए देख चुका था, 4 और 5 के लिए देख चुका था। तो यहाँ पे भी सेम सीन है भाई, 1 और 4 के लिए देख चुके हैं, 4 और 5 के लिए देख चुके हैं। अगर कोई तुम्हें एलिमेंट आ रहा है जो प्रीवियसली एग्जिस्ट है, तो फिर तुम्हारा जो प्रीवियस आंसर है उसको तुम फाइनल आंसर में जस्ट ऐड कर दो। अगर कोई नया एलिमेंट आ रहा है, तो फिर तुम्हें उसके लिए ये जो ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन चेक करना पड़ेगा। अगर कोई नया एलिमेंट आ गया, तो देखेंगे ये जो उस नया एलिमेंट का प्रीवियस एलिमेंट और आगे वाला एलिमेंट अगर इनबैलेंस नंबर दे रहे हैं, तो फिर माइनस करेंगे, और फिर जो नया वाला एलिमेंट आया, तो नया वाला एलिमेंट और उसका प्रीवियस एलिमेंट अगर इनबैलेंस नंबर दे रहे हैं, तो उसको आंसर में ऐड करेंगे। फिर अगर और एक चेक करेंगे कि नया वाला नंबर और उसके आगे वाले नंबर अगर इनबैलेंस नंबर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फिर उसको आंसर में ऐड करेंगे। तो यही 3 4 केस था देखने के लिए, और इसको ऐसे ही सोचना था कि कैसे मतलब इसको हैंडल करना था। बाकी मैं जो सॉल्यूशन किया हूँ उसको देख लेते हैं एक बार। पहले मैंने यहाँ पे 0 to लेके n तक ट्रैवर्स किया, 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, यहाँ पे करेंट आंसर जो मैं बोल रहा था कि करेंट आंसर,
तो अब मैं फिर यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू J2 लेके 0 तक निकला। लेट सपोज अगर आई का सॉरी J का वैल्यू अगर मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सारे 100 बारे का आंसर निकालूंगा। और फिर जब मेरा J का वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारे 100 बारे का फिर एक बार ट्रावर्स करके आंसर निकालूंगा। फिर जब यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने भी सवारे होंगे, इस एलिमेंट को इंक्लूड करके बेसिकली क्या होंगे, ये एक सवारे हो जाएगा, ये एक सवारे हो जाएगा, ये एक सवारे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आंसर को करेंगे। बेसिकली मैं यही कर रहा था कि यहाँ पे जब मैं 3 पे था, तो मैं 3 के लिए देखा, फिर ये 2 3 के लिए देखा, फिर मैंने ये 1 2 3 के लिए देखा। और और ये जो चीज़ में ना मैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारे इंडेक्स के लिए मैं देखूंगा। जब मैं 3 पे हूँगा ना, तो मैं ऐसे बैक तो जा सकता हूँ ना भाई, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है तुम लाइक यहाँ पे जो कांस्टेंट गिवन है उसके हिसाब से तुम एन स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं ऐसे बैकवर्ड जा सकता हूँ। और मैं जब यहाँ पे 2 और 3 के लिए ये सवारी के लिए देख रहा था ना, तो मैं प्रीवियस वाला जो भी सॉल्यूशन है उसको उसकी मदद से मैं ये वाला जो आंसर है इसको निकालूंगा। फिर ये 2 और 3 के जब मैं आंसर निकाल चुका हूँ, और उसकी मदद से मैं ये 1 2 3 का आंसर निकालूंगा। फिर सिमिलरली मैं 4 के लिए करूँगा। 4 के लिए मैंने देख लिया, फिर मैं 3 और 4 के लिए देखूंगा, और 4 का आंसर का यूज़ करके मैंने 3 और 4 का आंसर निकालूंगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 और 3 4 के लिए देखूंगा, और 2 3 4 का आंसर को मैं यूज करके मैं यहाँ पे सॉरी 3 4 का आंसर को यूज करके 2 3 4 को देखूंगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 आंसर को देखूँ, लाइक मैं निकालने के लिए जब मतलब जाऊंगा, तो मैं 2 3 4 का आंसर को यूज करके 1 2 3 4 का आंसर को निकालूंगा। और कैसे करूंगा मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे केस करके, लाइक अगर मेरे पास 2 3 4 है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज मैंने 3 और 4 के लिए आंसर निकाल लिया, पर 2 आ रहा है, 2 जो है वो यहाँ पे आएगा, तो उसके पीछे कुछ एलिमेंट है नहीं, लेकिन उसके आगे एलिमेंट है। तो मैं देखूंगा 2 के पीछे एलिमेंट है नहीं, तो फिर मैं वो जो पीछे और आगे वाला कंडीशन चेक कर रहे थे ना, तो वो कंडीशन हट जाएगा। सिर्फ हम लोग देखेंगे 2 और 2 का आगे वाला एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस नंबर दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो आंसर में ऐड करेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। सिमिलरली तो इसके लिए आंसर निकाल लिया मैंने। अगर लेट सपोज कोई एलिमेंट आ गया, कोई एलिमेंट आ गया यहाँ पे लेट सपोज 6 था, कोई एलिमेंट आ गया यहाँ पे 4, तो 2 और 3 6 के लिए तो मैं निकाल चुका था। अब भाई ये 4 एलिमेंट आ गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा 4 के पीछे है आगे, तो इन दोनों का अगर इम्बैलेंस इंडेक्स लाइक इम्बैलेंस नंबर दे रहे हैं, तो फिर उसको मैं आंसर में माइनस करूँगा। क्योंकि जब 4 आ जाएगा ना, तब उसके बाद ये वाला इंडेक्स वैलिड इंडेक्स नहीं होगा, एडजेसेंट इंडेक्स नहीं होगा। इसके लिए मैं इसलिए अगर ये दोनों इंडेक्स पहले इम्बैलेंस नंबर दे रहे थे, तो फिर इसके लिए मैं लाइक तो फिर मैं उसको माइनस करूंगा, क्योंकि अब ये दो इंडेक्स वैलिड इंडेक्स नहीं रहा है। और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को चेक करूंगा, ये दो को चेक करूंगा, अगर लाइक इम्बैलेंस नंबर दे रहे हैं तो आंसर में ऐड करूंगा। अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी लाइक फिर अगर दोबारा 4 आता है, तो फिर जो भी प्रीवियस आंसर होगा वही आंसर रहेगा। बेसिकली यहाँ पे ये कर लिया हम लोग एमपी डॉट फाइंड। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है, तो फिर जो भी मेरा करेक्ट आंसर था मैंने कैलकुलेट किया था उसको ऐड कर दिया। अगर नहीं मिलता है, तो फिर मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट कर देने के बाद उस एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे बेसिकली फाइंड कर लिया। बैक फ्रंट इंसर्ट करके यहाँ पे फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया, जो कि आगे वाला इंडेक्स है। अगर एक ये जो कंडीशन देख रहे हो ना तुम लोग, कि यहाँ पे ये आई टी आर इम्पीडेड बिगिन, ये बेसिकली जब तुम्हारे पास 100 बारे में एक ही एलिमेंट होगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ है आई टी डॉट बिगिन आई टी, बेसिकली जो भी मैंने केस बताया ना, इसको यहीं पे लिख दिया हूँ, बाकी जो 3 केस था। और मैं हर बार मतलब ये आंसर को अपडेट करता जाऊंगा, फाइनली मैं ये आंसर निकालूंगा। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम था, ये जो स्मॉल ऑब्जर्वेशन था कि हम लोग को ये जो वाला बताया मैंने, यहाँ पे रहूंगा, फिर अब मैं यहाँ करूंगा, और फिर मैं जब यहाँ पे आऊंगा ना, तब मैं इसके लिए आंसर को यूज करूंगा। और इसके लिए जब मैं यूज करूंगा, तो फिर मैं कैसे यूज करूंगा, तो फिर जब मैं ये 2 और 3 के लिए था, जब मैं 1 2 3 के लिए निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैं 2 और 3 के लिए आंसर को यूज करना, 2 और 3 के लिए जो आंसर निकाला था उसको यूज करके मैं 1 2 3 के लिए आंसर को निकालूंगा। और मतलब कि कैसे एक एलिमेंट आने से जो मेरा प्रीवियस आंसर लाइक कैसे एक एलिमेंट आने से मेरा करंट आंसर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बस यही था ये सोल्यूशन। बाय।